हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वी आर ऑन आवर लेक्चर नंबर 11। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से होती है और उसके पीछे थ्योरीज क्या हैं, इस लेक्चर का हिस्सा होंगी। अच्छा, बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग का भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, टीचिंग अगर देखा जाए, मैंने ये पहले भी बात बहुत दफ़ा की है और आप लोगों ने ये नोट भी करनी है। जो क्लासरूम है इसे एक सोसाइटी माना जाता है, इसे लिखा जाता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक कोट है, क्लासरूम इज़ अ मिनिएचर मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। ये ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लासरूम इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, मतलब वो ये मिनिएचर का वर्ड निकाल देता है। अच्छा, फिर आपको शुरू में ही हमने पहले लेक्चर में ये बात की थी कि क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी हमेशा पाई जाती है। डाइवर्सिटी या क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। अब डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि क्लासरूम के अंदर डिफरेंट कैपेसिटीज़, डिफरेंट इंटेलिजेंस, डिफरेंट एबिलिटीज़ रखने वाले बच्चे होते हैं। उन सारे बच्चों का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होता है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। मसलन कोई किसी एक लैंग्वेज से होता है, कोई किसी दूसरी लैंग्वेज से होता है, कोई मीडियोकर क्लास का बच्चा होता है, कोई ज़रा मिडिल क्लास का बच्चा होता है, कोई अपर क्लास का बच्चा होता है, कोई एलीट से हो सकता है। लेकिन पब्लिक स्कूल्स में तो कम ही होते हैं। और लेकिन उनके अंदर जो सोशल, कल्चरल और बैकग्राउंड है वो उन सब का डिफरेंट होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। इन सारे डिफरेंसेस को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो इन डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से क्लासरूम के अंदर हमेशा एक शोर शराबा सा रहता है। कोई भी क्लासरूम हो, कोई भी क्लासरूम कभी भी एब्सोल्युटली कंपोज नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर कंपोज्ड नहीं होता, पुरसकून नहीं रहता। और बाज़ औक़ात अगर क्लासरूम के अंदर टीचर ना हो तो आपको एक खेल का मैदान नज़र आता है। और अगर इसे जुरासिक पार्क भी कहा जाता है, क्लासरूम को अक्सर जुरासिक पार्क से भी तशबीह दी जाती है कि ये हमेशा एक जुरासिक पार्क है। और डिफरेंट एबिलिटीज़ रखने वाले बच्चे, जो मतलब जिनकी एबिलिटीज़ दूसरों से ज़्यादा हों, जो बायोलॉजिकली या फिज़िकली तगड़े हों, वो दूसरों को बुली करते हैं। बुलिज़म इज़ अ क्लासरूम डिसरप्शन। तो क्लासरूम डिसरप्शंस होती हैं कुछ, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को टैकल करना क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, एक टीचर जो है वो एक क्लासरूम को मैनेज करता है अपनी विजडम से, एक डिसिप्लिन से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, फिर अपने करिश्मा से। करिश्मा जिसको लीडरशिप में हम करिश्मेटिक लीडरशिप बोलते हैं, लेकिन वो लीडरशिप वाला हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ पे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। सो देयर आर टू वर्ड्स, क्लासरूम एंड मैनेजमेंट। पहले हम मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर हम क्लासरूम के ऊपर आ जाएंगे और फिर हम क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएंगे। अब मैनेजमेंट क्या है चीज़ है जी? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। इसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इसको आप एक आर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये एक आर्ट है। ठीक है, मैनेजमेंट में हमेशा कोशिश की जाती है, किसी भी किस्म की मैनेजमेंट, खा वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो, खा वो फिज़िकल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो, खा वो किसी भी सिस्टम की मैनेजमेंट हो, तो उसका हमेशा एक गोल होता है। क्लास मैनेजमेंट का हमेशा एक गोल होता है कि मिनिमम एफर्ट लगाई जाए और उस मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल किया जा सके। मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, जो मैक्सिमम आउटपुट होती है इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एफिशिएंसी। ये आप लोगों ने नोट करना है। तो क्लासरूम के अंदर भी क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद भी ये होता है कि एक टीचर कम से कम अपनी एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करे। अब वो आउटपुट क्या होती है? वो दो तरह से क्लासरूम के पर्सपेक्टिव में दो तरह से हो सकती है। एक तो आपकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा कंडूसिव रहे, एनवायरनमेंट क्या रहे, कंडूसिव रहे, कम से कम एफर्ट में। दूसरा, प्रमोट लर्निंग जो है वो हमेशा प्रमोट हो। ठीक है, लर्निंग, प्रमोशन ऑफ लर्निंग कह लें, प्रमोशन ऑफ लर्निंग। तो ये दो बेसिक पर्पसेस होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। एक, क्योंकि क्लासरूम का डायरेक्ट तल्लुक होता है बच्चों के अंदर लर्निंग इनकलकेट करने से,
और लर्निंग कब इनकलकेट होती है? जब लर्निंग एनवायरनमेंट जो हो वो कंडूसिव हो। कंडूसिव का मतलब ये है, कंडूसिव का मतलब ये होता है कि वो सब के लिए इक्वल हो वहाँ पे, या इंक्लूसिव हो। कंडूसिव से मुराद इंक्लूसिव भी हो सकता है। इंक्लूसिव से मुराद ये है कि वहाँ पे अगर कोई बच्चा मॉडरेट इंटेलिजेंस वाला है, एक बच्चा हाई इंटेलिजेंस वाला है, तो उन दोनों के लिए लर्निंग ऑप्शंस सेम हो, लर्निंग चॉइसेस सेम हो, ठीक है, लर्निंग की पेस, टीचिंग की पेस सेम हो। इसको हम बोलते हैं कंडूसिव एनवायरनमेंट। सो अगेन, कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे सब बच्चों के लिए डाइवर्स, चूंकि क्लासरूम के अंदर डाइवर्सिटी होती है, इसलिए ये इस बात को इंश्योर करना कि सारे बच्चों के लिए जो लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं वो एक जैसी हों, जो टीचिंग कैपेसिटीज़ हैं वो एक जैसी हों। भले कोई लायक है, कोई नालायक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बायोलॉजिकली फिजिकली तगड़ा है या कोई माड़ा है, तो उनके लिए, सब के लिए लर्निंग कैपेसिटीज़ या लर्निंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक जैसी हों। इसको बोलते हैं कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एंड दिस इज़ द फॉरमोस्ट फंक्शन या फॉरमोस्ट पर्पज़ ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। मैनेजमेंट क्या है जी? एक आर्ट है। एक अच्छा टीचर एक टीचर मैनेजर भी होता है, एक टीचर अच्छा मैनेजर भी होता है। तो उस मैनेजमेंट हमेशा से एक आर्ट समझा जाता है जिसमें एक मिनिमम एफर्ट जो है उससे मैक्सिमम जो आपकी अचीवमेंट है वो इंश्योर की जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक हमारा मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट, इसके ना कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, कुछ पर्पस हैं या कुछ काम है मैनेजमेंट के, जिनमें एक है सबसे पहले प्लानिंग। जब भी किसी भी काम की मैनेजमेंट की जाती है, भले वो कोई लेसन हो आपका, भले वो आपका देखें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लासरूम के अंदर टीचर को फंड्स भी मैनेज करना होते हैं, क्लासरूम के अंदर बच्चे को लेसन भी मैनेज करना होते हैं, क्लासरूम के अंदर टीचर को रिकॉर्ड्स भी मैनेज करना होते हैं। तो एक अच्छा टीचर एक अच्छा मैनेजर भी होता है, एक अच्छा गाइड भी होता है, एक अच्छा लीडर भी होता है, सही है। अब तो सबसे पहला जो पर्पस होता है या सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का होता है वो होता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होता है अपने रिसोर्सेज को प्लान करना। मसलन आपने सबक ही पढ़ाना है तो उसको प्लान करना, या आपने किसी जगह पे फंड्स लगाने हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है कि हमने कब, किस वक्त, कितने, किस चीज़ पे कितने लगाने हैं फंड्स। दूसरा, अगर क्लासरूम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो किस बच्चे को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रोल्स कौन कौन से होंगे, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग। दूसरा होता है अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। पहला प्लान करना, दूसरा फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो होता है ऑर्गेनाइज करना। अच्छा, ये जो मैंने 5 फंक्शन लिखे हुए हैं ना, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इन 5 फंक्शंस को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कहा जाता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन 5 फंक्शंस को यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। और मैनेजमेंट भी यहाँ पे देखिएगा 2 तरह की मैनेजमेंट, एक तो होती है क्लासिकल मैनेजमेंट और एक होती है मॉडर्न मैनेजमेंट, जो आजकल चल रही है, मैनेजमेंट की अप्रोच चल रही है। ये जो फंक्शंस है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हैं। और ये जो 5 फंक्शंस हैं, बेसिकली ये 5 फंक्शंस हमें दिए हैं, एक मैनेजरियल साइंटिस्ट हैं, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको, उनका नाम है जनाब हेनरी फेयोल। ये नाम रखना है आपने याद, हेनरी फेयोल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी, किसी भी किस्म की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट हो तो उसके अंदर ये 5 फंक्शंस लाजमी पाए जाते हैं। इस वजह से इनको 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। और ये थ्योरी या ये 5 फंक्शंस किसने पेश किए हैं? हेनरी फेयोल ने। इन 5 फंक्शंस की वजह से हेनरी फेयोल को फाउंडर या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मैनेजमेंट की डिफरेंट टाइप्स है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाती है, एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट आ जाती है, और एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट आ जाती है। तो इनमें से जो इन सारी मैनेजमेंट के अंदर ये फंक्शंस पाए जाते हैं 5, और ये जिस बंदे ने दिए हैं उसका नाम है हेनरी फेयोल, और हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। अब भले वो आपकी मैनेजमेंट क्लासरूम से के
के हवाले से हो, भले आपके स्कूल के हवाले से हो, भले वो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल की मैनेजमेंट हो या वो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की मैनेजमेंट हो, इस सारी मैनेजमेंट के अंदर ये 5 फंक्शंस पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। आपने अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब आपने फंड्स कहाँ पे लगाने हैं, आपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से ट्रेड करना है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना, फंड्स कहाँ पे लगाने हैं, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से मैनेज करना है, एसेट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो ये 4 चीज़ें होती हैं, इनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर आपने कोई भी काम करना है, आपने कोई भी प्रोडक्ट, भला स्कूल एजुकेशन की प्रोडक्ट क्या होती है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? स्कूल एजुकेशन की प्रोडक्ट या स्कूल की या क्लासरूम की प्रोडक्ट होती है स्टूडेंट, ठीक है। स्कूल की प्रोडक्ट या क्लास की प्रोडक्ट क्या होती है? आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोडक्ट होता है। स्कूल्स का या क्लासरूम्स का या एजुकेशन का जो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट है। अब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उन 4 चीज़ों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। सबसे पहले आपके पास कैपिटल होना चाहिए, यानी कि पैसे होने चाहिए। पैसे के बाद आपके पास लैंड होना चाहिए, ठीक है, मतलब पैसे होंगे या अगर आपके पास लैंड नहीं भी है, आपके पास पैसे हैं तो आप पैसों से लैंड खरीद सकते हैं। लैंड के बाद आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होना ज़रूरी है, मतलब आपके पास पैसे हैं, आपके पास ज़मीन भी, आपने फॉर एग्जांपल एक स्कूल खड़ा करना है तो स्कूल खड़ा करने के लिए आपके पास सबसे पहले पैसा होना ज़रूरी है। पैसे के बाद आप क्या करेंगे? एक ज़मीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे जिसके ऊपर आपने स्कूल खड़ा करना है। अब स्कूल को खड़ा करने के लिए आपको डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लेबर बोलते हैं। आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, इंसानी वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद फिर एक चौथी चीज़ होती है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आपको कुछ ऐसी सोच चाहिए होगी, कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इनोवेटिव सोच रखते हों, जो आपको ये बताएंगे कि आपने अगर स्कूल खोलना है तो वो स्कूल किस जगह पे खोलना चाहिए। क्या वो आबादी के अंदर खोलना चाहिए या वो आबादी से बाहर इस्टेब्लिश करना चाहिए, वो अर्बन लोकेलिटी में बेहतर रहेगा या वो रूरल लोकेलिटी में बेहतर रहेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सोच होती है जो इनोवेशन लेके आती है, जो आपके बिज़नेस को वाइबल बनाने के लिए आपके पास नए नए आइडियाज़ लेकर आती है। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के अंदर, बिजनेस की थ्योरी के अंदर कोई भी आप काम करते हैं तो आपको उसके लिए 4 फैक्टर चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इन सारे फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजर होते हैं, लीडर होते हैं। मसलन अगर फंड्स को मैनेज करना है, पैसों को मैनेज करना है तो एक फाइनेंशियल मैनेजर होगा। तो आपका टीचर क्लासरूम के अंदर फंड्स को मैनेज करता है, इसलिए वो एक फाइनेंशियल मैनेजर भी है। क्लासरूम के अंदर बच्चों को मैनेज करना होता है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी है। क्लासरूम के जो एसेट्स हैं, यानी कि जो क्लासरूम की अलमारी है, खिड़कियाँ हैं, बेंचेस हैं, बुक्स हैं, बच्चों के रजिस्टर्स हैं, कापियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, तो इसलिए वो आपका जो टीचर है वो एसेट मैनेजर भी होता है, वो एक जनरल मैनेजर भी होता है, फिजिकल मैनेजर भी होता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो एक टीचर को ऑर्गेनाइज करना होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ना, अगर देखा जाए तो डायरेक्शन हायर लेवल की एक हायर लेवल या हायर लेवल की मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, जहाँ पे जो जितने भी ऊपर के टास्क होते हैं वो टीचर तक पहुंचते हैं या लोअर लेवल की मैनेजमेंट तक जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। अच्छा, इसके नीचे आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है अपर लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करना, मतलब दोनों के फंक्शंस को आपस में मिलाया जाता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखा जाता है। कोऑर्डिनेशन की वजह से कम्युनिकेशन एक फंक्शन आता है। एक कम्युनिकेशन का एक फंक्शन जो है वो बाकायदा तौर पे एग्जिस्ट करता है, जो लोअर लेवल भी होती है, हायर लेवल पे भी होती है। मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में भी है। लेट मी सी प्लीज़। कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, होनी चाहिए थी। चलें खैर। सो कम्युनिकेशन के बाद एंड पे आ जाता है जी, कोऑर्डिनेटिंग के बाद एंड पे आ जाता है कंट्रोलिंग। इसके अलावा बाकी ये जो हेनरी फ्योल साहब है ना, यहाँ पे इनकी बात कर रहा था कि इन्होंने ये 5 फंक्शंस दिए थे। इन 5 फंक्शंस को इन्होंने यूनिवर्सल कहा था। एक्चुअली इन्होंने एक बुक लिखी थी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या आप यूँ कह लें कि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। उन 14 में से ये कहते हैं कि 5 ये जो हैं, ये 5 फंक्शन हर तरह की
मैनेजमेंट के लिए वैलिड हैं, हर तरह की मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए जहाँ भी आप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस या प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो आप ये 5 को लाजमी पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट का। इसके बाद अब हम आ जाते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास या आपके टीचर्स के पास डिफरेंट तरह की वैरायटी ऑफ स्किल्स और टेक्निक्स। तो मैंने बात की थी ना कि आपका टीचर साइकोलॉजिस्ट होता है, एजुकेशनिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है, फिलोसोफर होता है, मैनेजर होता है और इंस्ट्रक्टर होता है। एक ही टाइम में वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो उसके पास वैरायटी ऑफ स्किल्स का होना या वैरायटी ऑफ टेक्निक्स का होना ज़रूरी है, दैट टीचर यूजेस टू। अब क्लासरूम के अंदर अगर टीचर इन सारी टेक्निक्स और वैरायटी को यूज़ कर रहा है किस काम के लिए, टू कीप स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड, ताकि वो स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज्ड रख सके, ऑर्डर में रख सके, फोकस्ड रख सके, अटेंटिव बना सके, किस चीज़ के ऊपर ऑन टास्क एंड एकेडमिकली प्रोडक्टिव रख सके ड्यूरिंग अ क्लास। ये सारे काम करने के लिए टीचर्स को वैरायटी ऑफ स्किल्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल करना क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है छोटा सा, मैनेजमेंट वर्सेस डिसिप्लिन। अब मैनेजमेंट क्या है और डिसिप्लिन क्या है? देखो, अगर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इन अ डिसिप्लिन, ठीक है, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। मैनेजमेंट जो है ये हमेशा प्रिवेंटिंग मेजर्स के तौर पे काम करती है कि देखो, क्लासरूम के अंदर डिसरप्शन किसी भी क्लासरूम के अंदर, चाहे वो किसी सिविलाइज्ड क्लासरूम के अंदर है या हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स के अंदर का क्लासरूम है, वहाँ पे डिसरप्शन इज़ अ कॉमन एलिमेंट। डिसरप्शन हमेशा क्लासरूम के अंदर रहता है। ठीक है, अब डिसरप्शन को प्रिवेंट करना, होने से पहले डिसरप्शन को होने से पहले प्रिवेंट करना क्या है, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब टीचर क्लासरूम के अंदर कुछ ऐसे मेजर्स लेता है, अपने टास्क एंड ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरह से डिवाइड करता है कि कोई डिसरप्शन क्लासरूम के अंदर हो ही ना। इसीलिए वो लेसन प्लान करके आता है, इसीलिए वो अपने क्लासरूम के पीरियड्स को प्लान करके आता है। ठीक है, क्लासरूम की ड्यूरेशन को प्लान करके आता है। तो इस काम को या इस प्रोसेस को या इस एलिमेंट को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। जबकि डिसिप्लिन जो चीज़ है वो आफ्टर एन इवेंट इज हैपन, जब कोई इवेंट या एक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो टीचर है का जो रिस्पांस होता है उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस भी आप लोग याद रखिएगा मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बीच में। मैनेजमेंट इज अबाउट प्रिवेंटिंग डिसरप्शंस। ये एक प्री टेक्निक होती है, प्री मैनेजमेंट इज ऑलवेज प्री का मतलब ये होता है कि कोई इवेंट होने वाला है और उस इवेंट को होने से पहले कोई काम कर लेना, इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटेजी या इसको प्रीएम्पशन भी बोला जाता है। थ्रू रूटीन्स, कैसे? थ्रू रूटीन्स एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। आपने एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है जो कि इन चीज़ों को, डिस्ट्रप्शन को होने से बचाता है। वेयर एज डिसिप्लिन इज़ द रिस्पॉन्स टू अ डिस्ट्रप्शन आफ्टर इट हैपन्स। जबकि डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन क्या होता है कि जब कोई इवेंट हो गया है, उस इवेंट के होने के बाद क्लासरूम में एक बच्चे ने किसी को पीट दिया तो अब वहाँ पे आप डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं। और एक क्लासरूम में बच्चे के दूसरे को पीटने से बचाने के लिए आपने जो स्ट्रेटजीज, जो टेक्निक्स, जो रूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं वो मैनेजमेंट कहलाएंगे। सो ये दोनों के बीच में भी आप लोगों ने एक डिफरेंस याद रखना है। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हमारा हो गया मैनेजमेंट क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके पीछे मैनेजमेंट की मैंने सिर्फ एक ही थ्योरी पढ़ाई है, लेकिन मैनेजमेंट की बहुत सारी, अगर हम स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर होते तो बहुत सारी थ्योरी, फंड्स मैनेजमेंट के लिए भी हम थ्योरी पढ़ते, हम फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी थ्योरी पढ़ते। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या आ जाता है? ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, उनकी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसाइड करना, डिवाइस करना, और उनकी जॉब रोटेशन को डिज़ाइन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन को डिज़ाइन करना, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करना, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करना, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ जाती है। एसेट मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, हम कौन सी कॉस्ट लगाएंगे, किस चीज़ के ऊपर कितनी कॉस्ट लगाएंगे, एक्सपेंडिचर कितना आया है, उस एक्सपेंडिचर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैश रजिस्टर क्या होता है, कॉन्टीजेंसी रजिस्टर क्या होता है, एसेट रजिस्टर एंड एसेट मेंटेनेंस रजिस्टर क्या होता है। ये डिफरेंट तरह के क्लासरूम के स्कूल्स के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। तकरीबन एक स्कूल्स के अंदर हमारे जो
ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, इनके अंदर तकरीबन 36 से 40 किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, तो उनकी सारी मैनेजमेंट ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग में आता है। तो ये उनके लिए है जो हेडशिप वगैरह का टेस्ट देते हैं, उनके लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग वगैरह। लेकिन चूंकि हमारा क्लासरूम के साथ अलग है, इसलिए हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे जो सिर्फ क्लासरूम से रिलेटेड हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एक तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, और दूसरा हमने क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ इसको रिलेट किया है, और एक छोटी सी थ्योरी मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट क्लासरूम के अंदर नेक्स्ट जो लेक्चर है इसके अंदर इमीडिएटली मैं इसके बाद बनाने लगा हूँ। इसके अंदर हम जो क्लासरूम की डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, अप्रोचेज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ना कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की भी बात कर लेते हैं, चूँकि हमने अभी पढ़ा है इसी लेक्चर के अंदर। अब कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? अ कंडूसिव एनवायरनमेंट इज़ वन दैट इज़ फेवरेबल टू लर्निंग, जिसमें लर्निंग का बहुत आसान लग रही हो, जिसमें लर्निंग कंपोज्ड लग रही हो, जो लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है। लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब देखो लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट कौन सा हो सकता है? लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है जो कंपोज्ड हो। कंपोज के मतलब जहाँ पे खामोशी हो, जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, डिस्ट्रप्शन ना हो, जहाँ पे अगर आप क्लासरूम के फिज़िकल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लासरूम का जो आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर है वहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग हो, ठीक है, प्रॉपर लाइट आ रही हो, वहाँ पे वो स्पेशियस हो, खुला हो, वहाँ पे एयर वगैरह आ रही हो, ये सारी चीज़ें कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में आती हैं। फिर वहाँ पे बच्चों की जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो बाकायदा तौर पे ऑर्डरली हों। 3-4 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स आती हैं, एक यू टाइप की आती हैं, एक लिनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स आती हैं, और इस तरह से 2-3 और हैं। तो आपका और उसके अंदर मज़ीद उसके अंदर क्लीनलीनेस हो, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। तो अगर किसी क्लासरूम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको एक कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बोला जाता है। और कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की एक शर्त ये भी है कि उसके अंदर इंगेजमेंट हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और एक डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव, ये एक पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट हो। पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में बात की थी कि जो मॉडर्न पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या मॉडर्न एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं, जैसा कि प्रोग्रेसिविज़म है, जैसा कि प्रैग्मेटिज़म है, ये कहते हैं कि क्लासरूम के अंदर टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटिव और पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। तो इसीलिए जो क्लासरूम है हमारा वो भी पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब जहाँ पे दोनों की राय को, दोनों की बातों को, स्टूडेंट लर्नर की, टीचर स्टूडेंट की बातों को वैल्यू दे। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट, ये सिर्फ साइलेंस नहीं है, इट इज़ अबाउट फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड पर्पस। फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रॉपर लाइटिंग हो, वेंटिलेशन हो, सीटिंग अरेंजमेंट्स हो, ये यू शेप फॉर डिस्कशन हो, रोज फॉर इंडिविजुअल टेस्टिंग वगैरह। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ माइंडसेट हो, कल्चर वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको ये हो कि मुझे तो अभी इसके बाद मार पड़ने वाली है, मैंने गलती की, बट एक कंस्ट्रक्टिव सा एनवायरनमेंट हो। सोशल एनवायरनमेंट से मुराद हाई लेवल्स ऑफ म्यूचुअल, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और पीयर्स एक दूसरे का ख्याल रखते हों। ऐसे जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होगा वो कंडूसिव एनवायरनमेंट होगा, और वहाँ पे जो लर्निंग है वो भी बेहतर होगी। एक्चुअली लर्निंग का पर्पज़ क्या है? मैनेजमेंट का पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करें, यानी कि लर्निंग को बेहतर से बेहतर बनाएं, इफ़ेक्टिव बनाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ज़रूरी और प्यारा वर्ड है, इफ़ेक्टिव लर्निंग। आपकी लर्निंग जो है, आपकी लर्निंग भी इफेक्टिव होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होनी चाहिए, आपकी असेसमेंट भी इफेक्टिव होनी चाहिए, तभी जाके एक इफेक्टिव लर्नर पैदा होता है। सो इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है जनाब जी लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जो मैनेजमेंट थ्योरीज़ हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट थ्योरी। वैसे तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक, एक्स थ्योरी वाई, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं मैनेजमेंट की और लीडरशिप की, बट दे आर नॉट रेलेवेंट। यहाँ पे हम सिर्फ क्लासरूम की बात करेंगे।